गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम का अध्ययन किया था। आज हम उत्पत्ति वृद्धि नियम और समता नियम, इन दो नियमों का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है वो उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण दूसरा नियम है और उत्पत्ति ह्रास नियम का बिल्कुल उल्टा है। उत्पत्ति वृद्धि नियम एक अनुभव सिद्ध तथ्य है, जबकि उत्पत्ति ह्रास नियम तो एक तार्किक अनिवार्यता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है वो उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में लागू होता है। जब उत्पादन के अधिकांश साधनों को हम स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में जब परिवर्तन किया जाता है, तो ये जो परिवर्तनशील साधन है उसमें वृद्धि करने के अनुपात में से ज़्यादा वृद्धि जो है वो उत्पादन में होती है, तब इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। अर्थात जब उत्पादन के एक या एक से अधिक साधनों को हम स्थिर रखकर अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा, परिवर्तनशील साधन या साधनों की मात्रा में जब वृद्धि करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में की गई वृद्धि के अनुपात की तुलना में कुल उत्पादन में हुई वृद्धि का अनुपात अधिक होता है, उसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि जब श्रम और पूंजी की वृद्धि करने से उत्पादन के साधनों का संगठन श्रेष्ठ बनता है, उसके परिणाम स्वरूप श्रम व पूंजी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अतः और श्रम एवं पूंजी में वृद्धि करने से उत्पत्ति अनुपात से अधिक बढ़ती है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा में, तो कुल उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। मार्शल ने उत्पत्ति वृद्धि नियम का संबंध उद्योग धंधों के स्थापित किया था, जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम भी उद्योगों के समान कृषि पर भी लागू होता है। अर्थात कृषि उद्योग उत्पादन के सब क्षेत्रों पर लागू होता है, केवल उसके अंश का अंतर है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का मानना है कि जब उत्पादन में किसी साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो सामान्यतः उत्पादन के साधनों के संगठन में सुधार आ जाता है और उत्पत्ति के साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन साधन की भौतिक मात्रा में आनुपातिक वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रोफेसर चैपमैन ने भी ऐसा ही कहा है कि किसी उद्योग का विस्तार करने पर जिसमें प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त साधनों की कोई कमी न रहे, तो अन्य बातें समान रहने पर वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य है कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें ये बताता है कि उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से संगठन में सुधार होने से साधनों की कार्यकुशलता बढ़ती है, बाह्य एवं आंतरिक बचतें प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिर एवं अविभाज्य साधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव होने लगता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है और कुल उत्पादन और औसत उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य है कि जब हम साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो परिणाम स्वरूप साधनों के अनुपात से उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि होती है, और ये जो क्रम है ये तब तक चलता रहता है जब तक कि साधनों में अनुकूलतम संयोग नहीं हो जाता, और इस बिंदु पर जो है वो सीमांत और औसत उत्पादन अधिक होता है। इस नियम को हम एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जब अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है और श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती, जो उत्पादन है वो निम्नानुसार बढ़ रहा है। जैसे हम जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो जो सीमांत है और वो औसत उत्पत्ति है, दोनों ही बढ़ रही है,
और जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर से उसमें वृद्धि हो रही है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि इकाई 1 की बजाय हमने 2 करी तो कुल उत्पादन 4 से 10 हो गया, औसत उत्पादन 4 से 5 हो गया, सीमांत उत्पादन 4 से 6 हो गया। अब यदि हम साधन की मात्रा 2 से 3, 3 से 4 इस प्रकार यदि हम बढ़ाते हैं, जो हमारा कुल उत्पादन है वो भी तेज गति से उसमें जो वृद्धि हो रही है वो बढ़ती हुई दर से वृद्धि हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो पहले 4 से 6 बढ़ा था अर्थात 2 की वृद्धि हुई, फिर 6 से 9 बढ़ा अर्थात 3 की वृद्धि हुई, फिर 9 से 14 बढ़ा, इसका अर्थात 3 से 4 इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन 9 से 14 हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो वृद्धि की दर है वो पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इस प्रकार जो वृद्धि है सीमांत कुल उत्पादन भी इसी प्रकार बढ़ता जा रहा है कि 4 से 10 हो गया, 10 से 19, 19 से 33, तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। सीमांत उत्पादन में जो वृद्धि है वो औसत उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक हो रही है, जिसको कि हम इस रेखाचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस रेखाचित्र में हमने ओ एक्सिस पर परिवर्तनशील साधन बताया, ओ वाई एक्सिस पे हम सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बता रहे हैं, जिसके आधार पर हम ये बता रहे हैं कि जो सीमांत भौतिक उत्पत्ति है MP और औसत उत्पत्ति है वो है AP। तो जो MP अर्थात जो सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादन की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस नियम को हम लागत ह्रास नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब परिवर्तनशील साधनों के जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में जो वृद्धि है वो अपेक्षाकृत तीव्र गति से होती है। तो जो तीव्र गति से वृद्धि हो रही है उसके परिणाम स्वरूप हमारी जो सीमांत लागत है और जो औसत लागत है वो दोनों घटने लगती है। तो जैसे जैसे हम उत्पादन का विस्तार करते हैं वैसे वैसे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं, तो जो जो औसत और सीमांत उत्पादन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही जिस अनुपात में साधनों की वृद्धि कर रहे हैं उससे अधिक मात्रा में यदि उत्पादन होती है तो हमारी जो औसत और सीमांत लागत घटती है, और इन घटती लागतों के कारण ही इस नियम को हम लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। जैसा कि हम रेखाचित्र में देख रहे हैं कि जहाँ AP लिखा हुआ औसत लागत है और जहाँ MP लिखा हुआ MC है अर्थात सीमांत लागत है, तो जो MC रेखा है यहाँ पर MP लिखा हुआ है वहाँ MC माना जाए, तो जो MC रेखा है वो AC रेखा से तेज गति से गिर रहा है अर्थात जो सीमांत लागत है वो औसत लागत से तेज गति से गिरती है। इस रेखा चित्र में AP और MP की जगह AC और MC माना जाना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं कि ये जो नियम है अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम है वो क्यों लागू होता है। प्रारंभ में जब हमारे पास साधन स्थिर एक साधन स्थिर है और कुछ साधन जो हम परिवर्तनशील मानते हैं, तो उसके कारण प्रारंभ में स्थिर साधनों का जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो स्थिर साधन का अधिक उपयोग होने लगता है। तो इस नियम की क्रियाशीलता के कुछ कारण हैं वो हम देखते हैं। पहला है स्थिर साधनों की कुछ जो साधन होते हैं उत्पादन के वो अविभाज्य होते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि इस नियम के लागू होने का सबसे बड़ा कारण है कुछ उत्पत्ति के साधनों का अविभाज्य होना, अर्थात उन साधनों को उत्पादन कार्यों में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन नहीं किया जा सकता। ऐसे साधनों को प्रारंभ से ही एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है, जैसे मैनेजर, मशीन, बड़े उपकरण, इंजीनियर आदि। तो प्रारंभ में जब स्थिर साधन के साथ हम परिवर्तनशील साधन का प्रयोग स्थिर साधन के साथ में कम परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करने के कारण जो स्थिर साधन है उसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं स्थिर साधन का पूर्ण विदोहन होने के कारण उत्पादन में तेज गति से वृद्धि होती है और लागतें गिरती है। तो
अविभाज्यता के कारण यह नियम क्रियाशील होता है। फिर दूसरा है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। ऐसे उद्योगों में कई आंतरिक और बाह्य बचतें भी प्राप्त होती है। अच्छे और कुशल विशेषज्ञों की सेवाएं, अपव्यय में कमी, जो विज्ञापन व्यय है उस प्रति इकाई विज्ञापन व्यय उसमें कमी, इसके साथ ही बड़ी मात्रा में जो माल जो भेजा जाता है या मंगाया जाता है अर्थात जो माल का जो परिवहन है उसमें बचत होती है। बड़े बड़े उद्योगों में नए नए आविष्कार और अनुसंधानों का लाभ भी प्राप्त होता है, उसके कारण उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि, ये जो सब कारण हैं ये सब उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होने में सहायक होते हैं। फिर कि जो उद्योग धंधे हैं उनमें मानवीय प्रयासों का महत्व अधिक होता है, अर्थात जो कृषि में तो हम ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका ज़्यादा प्रभाव होता है, उनका गहरा प्रभाव पड़ता है और उनमें मानव प्रभाव सीमित होता है, जबकि जो उद्योग धंधे हैं उनमें मानवीय प्रयत्नों का महत्व जो है वो प्रकृति के अपेक्षा अधिक होता है। इसके साथ ही उद्योगों में निरीक्षण और देखभाल भी होती है, उसके कारण देखभाल से उत्पत्ति बढ़ती है और ये नियम क्रियाशील होने लगता है। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक आविष्कार है उनका भी पर्याप्त और प्रभावी प्रयोग संभव होने के कारण उद्योगों में यह नियम लागू होता है, क्योंकि नए नए उत्पादन के तरीकों से उत्पादन में अनुपात से अधिक जो उत्पादन है वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो कुछ कारण हैं उनके कारण यह नियम लागू होता है। इसके साथ ही उद्योग धंधों में जो साधनों की पूर्ति होती है वो लोचदार होती है, उसके कारण उनके अनुपात में जो पर्याप्त परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसलिए उत्पादन साधनों में सर्वोत्तम संयोग को बिठाए जाने के कारण, अर्थात जब अनुकूलतम संयोग प्राप्त हो जाता है, अनुकूलतम संयोग बिठाया जाता है तो ये नियम लागू हो जाता है। और उसके बाद में जब अनुकूलतम संयोग भंग हो जाए या फिर साधनों की पूर्ति, एक साधन या अन्य साधन की पूर्ति यदि हम नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर हमारा जो दूसरा नियम है रास नियम वो क्रियाशील होता है। अब ये जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नियम है ये प्रत्येक स्थिति में लागू होना आवश्यक नहीं है। यदि परिवर्तनशील साधन की जो इकाई है वो स्थिर साधन की तुलना में छोटी होती है तभी प्रारंभिक दशा में ये नियम क्रियाशील होता है, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रास नियम लागू होने लग जाएगा। इसके साथ ही ये जो वृद्धि नियम है ये बहुत लंबे समय तक क्रियाशील नहीं रह पाता, जब तक साधनों में अनुकूलतम संयोग स्थापित नहीं हो जाता तभी तक ये नियम क्रियाशील रहता है। उसके बाद तो जो परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा यदि अधिक हो जाती है या उसको और अधिक बढ़ाया जाता है तो उत्पत्ति रास नियम प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही यदि फर्म स्थिर साधन की अविभाज्य जो क्षमता है उसका कुशलता से पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाती है तो भी फर्म इस उत्पत्ति वृद्धि नियम का लाभ नहीं उठा सकती। इसके साथ ही यदि संगठन में सुधार हो, साधनों की कुशलता बढ़े और आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त हो तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा हमारा जो नियम है उत्पत्ति रास नियम वो प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा एक और तीसरा नियम है उत्पत्ति समता नियम। जैसा कि हमने बताया कि उत्पत्ति वृद्धि नियम तो एक अस्थायी अवस्था है और जब तक अनुकूलतम संयोग स्थापित नहीं हो जाता तब तक ही उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। पर जब कुछ साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन समान रूप से बढ़ता है, अर्थात उत्पादन के कुछ साधनों में वृद्धि करने से कुल उत्पादन वृद्धि की दर साधनों के समानुपातिक होती है। तो उसे हम
उत्पत्ति समता नियम कहते हैं, अर्थात जो उत्पत्ति वृद्धि नियम की समाप्ति की दिशा में क्षणिक अवस्था के लिए समता नियम उपस्थित होता है। उत्पत्ति समता नियम उत्पादन की उस अवस्था को दर्शाता है जो उत्पत्ति के साधनों के बीच स्थापित अनुकूलतम या आदर्श संयोग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम जो परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं। यदि हम कुछ साधनों की मात्रा दुगुनी या तिगुनी कर दें तो उत्पादन भी हमारा क्रमशः दुगुना या तिगुना हो सकता है। प्रोफेसर स्टिगलर का मानना है या उनके अनुसार जब कभी उत्पादन साधनों को एक दिए हुए अनुपात में उत्पादक बढ़ाता है तब उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। इस प्रकार जो उत्पत्ति समता नियम है उसमें औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, किंतु जो समता नियम है उसकी जो क्रियाशीलता की ये प्रवृत्ति है वो मात्र एक क्षणिक प्रवृत्ति होती है। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया जो है वो कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि जब हम उत्पत्ति के साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी जिस अनुपात में साधन बढ़ाए गए हैं। तो ये जो अनुकूलतम संयोग का बिंदु है उस उत्पादन में समता नियम लागू होता है। जैसे हम एग्जाम्पल दें, एक उत्पादक जो है अपने उद्योग में जब श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाता है तो उसकी कुल उत्पत्ति समान गति से बढ़ती है और सीमांत और औसत उत्पादन समान रहते हैं, जिसको हम इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि जो जो हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं हमारा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन एक समान रहता है, अर्थात दोनों में जो वृद्धि है दोनों जो है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन वो दोनों समान है और कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो एक समान अनुपात से उसी अनुपात से वृद्धि हो रही है जिस अनुपात से हम साधनों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। इसको हम एक रेखाचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो हमारा उत्पत्ति समता नियम है उसमें साधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर भी जो हमारा सीमांत उत्पादन है और औसत उत्पादन है वो हमारा समान रहता है और ये साधनों के संयोग की अनुकूलतम स्थिति में क्रियाशील रहता है। अर्थात जो औसत उत्पत्ति और जो सीमांत उत्पत्ति है वो बराबर है और एक पड़ी हुई रेखा के रूप में एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाती है और ये साधनों की अनुकूलतम स्थिति में क्रियाशील होता है। लागत की दृष्टि से इस नियम को हम समता लागत नियम भी कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के साधनों की उत्तरोत्तर इकाइयों के प्रयोग से सीमांत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति में जो है वो औसत उत्पत्ति औसत उत्पत्ति जो है वो सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति में समानता होने के कारण सीमांत लागत हमारी औसत लागत के समान ही रहती है। इस प्रकार रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि ये जो नियम है हमारे, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा उत्पत्ति समता नियम और इस वीडियो में हमने देखा उत्पत्ति वृद्धि नियम और समता नियम जो हैं, वास्तव में ये जो तीनों उत्पत्ति के नियम हैं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जब उत्पादक जो है वो उत्पादन प्रारंभ करता है तो वह अविभाज्य और स्थिर साधनों के साथ में परिवर्तनशील साधनों को काम में लेता है। तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा प्रारंभ में कम होने से स्थिर साधनों का पूर्ण प्रयोग संभव नहीं होता है, तो फिर उत्पादक जो है वो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा
उत्तरोत्तर जब बढ़ाता है तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन अनुकूलतम संयोग तक बढ़ते हैं, तब वहाँ इस अनुकूलतम संयोग से पूर्व उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। फिर कुछ समय तक, जब तक सीमांत उत्पत्ति घटना प्रारंभ नहीं होती, तब तक समता नियम लागू होता है। और फिर अनुकूलतम संयोग भंग हो जाने के बाद में साधनों में वृद्धि से सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की अस्थायी अवस्थाएं हैं और अनंततः उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। धन्यवाद।